हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का थर्ड चैप्टर, जो कि है आव्यूह मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सेम है। और मैं बोल सकता हूँ कि क्लास 12 का मैथ का सबसे इजी कोई चैप्टर है तो वो आव्यूह और सारणी। ये आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे आव्यूह, इसके बाद से आएगा चौथा चैप्टर सारणी। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो स्टार्टिंग में समझाया जाएगा। उसके बाद से आप इस चैप्टर में खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो नई चीजें हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम क्लास 12 में हमें बस बेसिक ही पढ़ना है। और अगर आप आगे जाकर बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, तो उस मैथमेटिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें आव्यूह को समझना होगा कि आव्यूह क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा ब्रैकेट में बनाऊंगा। इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एक ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में कुछ अवयव मैं लिख देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे लिखिए फिर 3 1, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और ठीक देखिए, इसको बस ध्यान समझ लीजिएगा। आप बस ये समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में रहेगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम ध्यान से समझिएगा। और इसी के साथ मैं यहां पर एक ब्रैकेट बनाता हूं सेम, और यहां पर भी मैं लिखता हूं A12 A2 A21, सॉरी 1 2 नहीं, A11 A31 A41, ठीक है। और फिर A12 A22 A32 A42 A13 A23 A33 A43। ये क्या है सर? ये इसी को बोलते हैं आव्यूह। अब चीजों आपको ध्यान में समझनी होंगी। देखिए, एक ऐसा ब्रैकेट होता है और इसके अंदर कुछ तथ्य होते हैं, और जो तथ्य होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है। उस पोजीशन को पहले आपको हम समझाएंगे, ठीक है। ये जैसे एक आव्यूह दिया हुआ है, तो इसमें जैसे आप ये पहला तत्व ले रहे हैं, तो आपको पहले समझना होगा इसमें क्या, कि ये जो ऐसे है, जो क्या है, क्षैतिज रेखा है। देख रहे हैं ना, जैसे देखिए एक 8 का एक क्षैतिज रेखा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, एकदम को क्लियर समझाने के लिए बना दे रहा हूं। ये क्या है? ये एक क्षैतिज रेखाएं हैं। अगर आप ध्यान दे होंगे तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, और ये क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4। तो इन क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्ति बोलते हैं। इनको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति, यानी कि रो। क्या बोलते हैं इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। और फिर आप देख रहे होंगे इसी में कि ये एक लंबवत रेखा है। 1 2, और ये एक 3। इन लंबवत रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? तो इन लंबवत रेखाओं को हम रो, कॉलम, स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ मतलब कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो देखिए, अब इनका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। ये पहला कॉलम, पहला रो, ठीक है, पहली पंक्ति इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहली पंक्ति बोलेंगे। इसको दूसरी पंक्ति बोलेंगे, इसको तीसरी पंक्ति बोलेंगे, और ठीक उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? चौथी पंक्ति बोलेंगे। इसको समझना सबसे पहले जरूरी है, ठीक। अगर उसी प्रकार रो में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्तंभ, सॉरी रो बोल रहा हूं, ये स्तंभ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? पहला स्तंभ। ये क्या हो जाएगा? दूसरा स्तंभ। और ये क्या हो जाएगा? तीसरा स्तंभ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस
आव्यूह में कुल कितने पंक्ति और स्तंभ हैं? तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। पंक्ति कितने हैं? तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। सर 4 पंक्तियां हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 4 हैं। और आपसे पूछे, अगर आपसे फिर कोई पूछे कि इसमें स्तंभ कितने हैं, तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3 स्तंभ। सर जी 3 स्तंभ है। क्या है? 3 स्तंभ है। 4 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। मैंने बोला वेरी गुड, आपको ये चीज तो समझ में आ गई। तो वह पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, ये चीज आपको टोटली समझ में आ गई होंगी। और इसी को अब देखिए, इसी को हम यहां पे लिखा जाता है 4×3। ये आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा, उसके बाद से उसके किनारे पे लिखा रहेगा 4×3, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ध्यान रखना है आपको। आव्यूह की इसे हम कोटि बोलते हैं। आव्यूह की कोटि यहां पे लिखा रहता है। तो आप आव्यूह की कोटि देखकर ही बता सकते हैं पहला क्या होता है, पहले किसको रिप्रेजेंट करता है? आव्यूह की कोटि किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले पंक्ति गुणे में स्तंभ। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। पंक्ति और गुणे में स्तंभ। पहले क्या होता है? सर जी पहले पंक्ति और बाद में क्या होता है? बाद में स्तंभ। पहले क्या होता है? पंक्ति, बाद में क्या होता है? स्तंभ। पहले क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। उसको क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। चलिए, इतनी चीजें अगर आप समझ गए होंगे तो अब मैं आगे लेता हूं। ठीक, अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है, तो सर जी 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। 4 पंक्ति है। और आपसे पूछा जाए स्तंभ कितने हैं, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। सर जी स्तंभ 3 है, तो इसकी भी कोटि कितनी हो जाएगी? तो सर इसकी भी कोटि 4×3 हो जाएगी। ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलता है, यहां पे आपको चीजें समझाई जा रही है। पहला किसी भी कोटि का जो पहला अक्षर होता है किसे रिप्रेजेंट करता है? तो सर जी पहला पंक्ति को और दूसरा स्तंभ को। ठीक है भाई, सही बात है, आप पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, अब इसमें भी स्पेसिफिक किया जाता है। ये जो तत्व है 1, क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। 1 को क्या बोलते हैं? 1 को बोलते हैं किस? 1 कहां पे है? प्रथम पंक्ति में, प्रथम स्तंभ में है। तो 1 को बोलेंगे कहां पे 1 है? तो प्रथम पंक्ति में, प्रथम स्तंभ में है। फिर अगर आपसे पूछा जाए 2 कहां पे है, 5 कहां पे है, तो 5 बोलेंगे सर जी 5 प्रथम पंक्ति में और द्वितीय स्तंभ में है। 5 कहां है? प्रथम पंक्ति में, द्वितीय स्तंभ में है। 9 कहां है? सर जी 9 प्रथम पंक्ति में और तृतीय स्तंभ में है। तो ठीक इसी प्रकार सबका स्पेसिफिक होता है, जिसको आप देखेंगे तो यहां पे बताया गया है। A11, इसमें भी देखिए किसी तत्व को भी लिखते हैं तो जैसे कोटि में पहले क्या होता है? कोटि में पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो किसी तत्व को भी लिखते हैं तो पहले उसके देखिए, ये जो 1 है ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 1 है वो स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी पंक्ति कौन सी है? सर पंक्ति 1 है, पंक्ति संख्या 1 है। अब इसमें आप देखेंगे पहला तत्व तो क्या है? A11, यानी कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का तत्व। दूसरा तत्व A12, यानी कि प्रथम पंक्ति, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? पंक्ति को, और 2 स्तंभ को, प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का तत्व। ठीक इसी प्रकार तीसरे में आ जाए तो तीसरा क्या है? A13। A13 का मतलब हो गया कि A क्या है? प्रथम पंक्ति और ये तृतीय स्तंभ का तत्व है। ठीक इसी प्रकार इसको भी आप उठा सकते हैं। A42 मतलब सर 4 चौथी पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का तत्व है। A42 किसका है? चौथी पंक्ति द्वितीय स्तंभ का तत्व है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चौथी पंक्ति और स्तंभ कौन सा है? 1 2 द्वितीय। तो चौथी पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का तत्व है। इसको सबसे पहले आपको बहुत अच्छे समझना होगा। इसमें जितनी चीजें समझनी थी बस वही थी। अगर आप ये चीजें जो समझाया गया समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आप काफी समझ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए, आपसे पूछ ले ये कौन सा तत्व है तो देखिए 1 2 3 ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्तंभ को हम बोल सकते हैं तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का। चेक कर लेते हैं 1 2 3 मतलब तीसरी पंक्ति, स्तंभ 1 2 तो दूसरे स्तंभ का तत्व है। अच्छा सर, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो इसी को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर आप थोड़े से कहीं ध्यान भटका दिए होंगे, कैसा होता है ना कि बच्चे वीडियो देखते देखते कुछ सोचने लग जाते हैं, तो अगर आप भी वीडियो देखते देखते कुछ सोचने लगे होंगे तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं।
अवयव क्या होता है, एक ऐसे ब्रैकेट में बंद रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, उसमें कुछ तत्व होते हैं और वो तत्व कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, वो तत्व ऐसे अरेंज होते हैं जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। और इन तत्वों की क्षैतिज, एक जैसे हम पहला तत्व लिए और उसे क्षैतिज ले लें, पूरा उसके क्षैतिज में, उसके समान में, क्षैतिज रेखा में जितनी दूरी तक जो तत्व है वो एक पंक्ति में आते हैं, और उसी के अगर लंबवत ले ले तो वो जितने तत्व है वो एक स्तंभ में आते हैं। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको पंक्ति बोलते हैं, और जितने लंबवत होते हैं उनको स्तंभ बोलते हैं। जैसा कि इसमें देखिएगा, ये क्या है, एक क्षैतिज हुआ कंप्लीट, दो क्षैतिज कंप्लीट, तीन क्षैतिज कंप्लीट, चार क्षैतिज कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए, पहली पंक्ति इसको बोलेंगे, इस क्षैतिज को द्वितीय पंक्ति, इस क्षैतिज को तृतीय पंक्ति, इस क्षैतिज को चतुर्थ पंक्ति बोलेंगे। स्तंभ में आ जाते हैं एक लंबवत, दो लंबवत, तीन लंबवत। तो ये तीन लंबवत आए तो पहले को पहला प्रथम स्तंभ, द्वितीय को द्वितीय स्तंभ, तीसरे को तृतीय स्तंभ बोलते हैं। अब एक आती है अवयव की कोटि, जो इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिखी हुई होती है, और वो रिप्रेजेंट करती है, उसका पहला तत्व रिप्रेजेंट करता है पंक्ति को, कि इस अवयव में टोटल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं, और उसके गुणे में होता है स्तंभ, गुणे 3, यानी कि इसमें कितने स्तंभ है, 3। काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3, यानी कि 4 स्तंभ, 4 पंक्ति और 3 स्तंभ है, ठीक है। और यही इसी को बोलते हैं 4 into 3 को, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ के गुणनफल को अवयव की कोटि बोलते हैं। दूसरी चीज, जितनी अवयव की कोटि होगी, जैसे इसमें क्या है 4 into 3 है, 4 into 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। ये जो 12 है ये अवयव में तत्वों की संख्या को बताता है कि इस अवयव में टोटल कितने तत्व हैं। अवयव का गुण, कोटि का गुणनफल क्या बताता है, कोटि का गुणनफल आपको बताता है कि उस अवयव में टोटल कितने तत्व हैं। जैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 12, और इसमें आप देख रहे हैं तत्व भी कितने हैं, 12 है। ठीक इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, इसकी कोटि क्या है 4 into 3, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12। अब इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको भी काउंट करने पे कितने तत्व आए 12। तो समझ में आ रहा है, अवयव की कोटि मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है वो अवयव के अंदर तत्वों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक तत्व एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है, और उनका वो पोजीशन उनके स्तंभ और पंक्ति से परिभाषित होता है। जैसे कि बोल दिया जाए इसमें आपसे कि 7 कौन सा तत्व है, 7 किस पंक्ति और किस स्तंभ का तत्व है। तो काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का तत्व है। देखिए द्वितीय स्तंभ और तृतीय पंक्ति का तत्व है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अपनी भाषा में जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं इस फिगर को बना के, आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, जो जो चीज़ें लिखना चाहते हैं जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। चलिए, और फिर अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आगे की ओर हमें पढ़ने होते हैं कुछ अवयव के प्रकार, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। जल्दी से कीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, रेडी स्टडी एंड गो। चलिए, जिनका नहीं हुआ वो वीडियो को पॉज कर लेंगे, आराम से देखिए। आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई लाइव नहीं है। उसके बाद से आराम से किया कीजिए, आराम से उसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए भाई, देखिए नए नए चैप्टर आ रहे हैं, चीज़ों को आराम से समझिए। सेकंड चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो गया, हम एक्सरसाइज भी करवाते हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज भी कहीं नहीं छूटते हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होते हैं। तो 2 चैप्टर, पहला सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये थर्ड चैप्टर पे आप आ गए हैं, तो चीज़ों को याद रखते चलिए। अब स्तंभ अवयव, पहला आपका आता है अवयव के प्रकार, जिसमें पहला आपका आता है स्तंभ अवयव। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार में पहला हम हेडिंग डालेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, अब देखिए परिभाषा आप अपने से लिखिएगा, मेरा काम बस चीज़ों को समझाना है, क्योंकि आप अब ये कोई परिभाषा पूछेगा नहीं, ठीक है, परिभाषा पूछेगा नहीं, आप अपने शब्द में जो परिभाषा लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जो बच्चे इंग्लिश लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब स्तंभ अवयव क्या होता है,
मैंने तो बताया कि आव्यूह कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ने 4 गुणे 3 का बताया तो बस 4 गुणे 3 का ही हो सकता है। ये लीजिए 2 1 1 3 4 3 2 5 6, ये भी हो गया। ये किसका हो गया सर? ये 3 गुणे 3 का हो गया। अब मैं इसमें ये भी रेज कर सकता हूँ, तो ये कितना हो गया सर जी? 2 गुणे 3 का हो गया। तो ये कैसा भी हो सकता है, बस आपको लिखने आना चाहिए। ये क्या होता है? कोटि होता है। चलिए, ये यहाँ पे नहीं बताना था, मैं बता दिया कि ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया 4 गुणे 3 का दोनों, तो आप उसी में कन्फ्यूज हो जाए कि बस 4 गुणे 3 का ही होता है। नहीं। अब ये स्तंभ आव्यूह क्या होता है? किसी भी प्रकार का आव्यूह हो सकता है, कोटि कुछ भी हो सकती है। स्तंभ आव्यूह किसे बोलेंगे? ऐसा आव्यूह बस जिसमें एक स्तंभ ही हो। ये कैसे संभव है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। कॉलम कितने भी हो, स्तंभ कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको समझिएगा। 4 3 2, कोटि कितनी हो जाएगी? 3 × 1। ऐसे आव्यूह को, ऐसा आव्यूह जिसकी परिभाषा लिखना चाहते लिख दीजिए। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उन्हें स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह का आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, जो भी क्षैतिज, चाहे एक वर्ड हो चाहे 2 वर्ड हो, यहाँ पर समझते भी चलिएगा। चाहे एक वर्ड, जितने भी कंफ्यूजन है आप जैसे प्रकार देखते हैं, कंफ्यूजन आपकी दूर होती जाएंगी। 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, 1 2 3, कितनी पंक्तियां हो? 3। बस क्षैतिज जानी चाहिए, चाहे वो 1 वर्ड तक जाए, 2 वर्ड तक जाए, जैसे भी जाए। तो पंक्तियां कितनी? 3। अब स्तंभ गिनिए सर जी, लंबवत 1, अरे ये तो एक ही स्तंभ है, तो वही तो है आपका स्तंभ आव्यूह। ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे बोलते हैं? ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे उसी प्रकार हम पंक्ति आव्यूह। अब ये तो कोई बच्चे बोलेंगे हम ही बता देंगे सर जी, नाम से ही समझ में आ गया, पंक्ति आव्यूह। अब देखिए इनका कहना है कि ऐसा आव्यूह ले लीजिए सर, अब आप ऐसा आव्यूह ले लीजिए जिसमें क्या हो ना, जिसमें क्या हो कि बस केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे सर एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4 3 9 4। स्तंभ कितने हैं? तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 × 4, 1 × 4। लेकिन पंक्ति कितनी है? एक है। देखिए एक क्षैतिज उठाएंगे, बस एक ही क्षैतिज है। लेकिन स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 स्तंभ है, तो कोटि 1 × 4। तो ऐसा आव्यूह पंक्ति आव्यूह कैसे बोलेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे बोलते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। और ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति, उसे पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, जो अपनी परिभाषा में लिखना चाहते हैं अपनी भाषा में उसको लिख लीजिए। और फिर अब हम आएंगे नेक्स्ट पे। चलिए रेडी स्टडी एंड गो। अब आ जाए आपके, अब देखिए अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका वर्ग आव्यूह। वो है आपका वर्ग आव्यूह, इसको भी समझिएगा। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? अभी तक तो नाम से थोड़ा सा सर जी समझ में आ जा रहा था, लेकिन ये नाम से नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं भाई समझ में आ रहा है? वर्ग क्या होता है? वर्ग आव्यूह, वर्ग क्या होता है सर? वर्ग वो होता है जिसमें चारों भुजाओं बराबर हो। ठीक बस उसी प्रकार से आप इसको भी लेके चलिए, ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी ले चलिए। ऐसा आव्यूह लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की, जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। कैसा सर? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसमें 2-3 लिखिएगा। एग्जाम्पल इसमें 2-3 इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा ना तो दूर हो जाएगा। 2 2 3 4
कितने स्तंभ और कितनी पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, सर जी दो पंक्ति, स्तंभ कितने, एक दो, दो स्तंभ, तो दो स्तंभ भी है और दो पंक्ति भी है, तो इसकी परिभाषा भी तो वही वर्ग आव्यूह की कि जितने स्तंभ हो उतनी पंक्ति, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं हम लोग 3 3 3 4 2 6 9 4 5। इसमें देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, जितने स्तंभ है उतनी पंक्ति है। फिर ऐसा देखिए एक और ले सकते हैं आप चाहे तो 4 वाला ले लीजिए, 4 4 का 1 2 3 4 3 5 6 2 4 3 7 1 8 9 12 1, जैसा लेना आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको 4 × 4, एक पंक्ति दो, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ चार स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति चार पंक्ति, अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, यही से कहते हैं वर्ग आव्यूह। इसको समझिए, ये ज्यादा यूज में आने वाला है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं सर, वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसे वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान हो। अब एक आता है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण। अभी सर विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह बहुत देखिए आसान है, समझते चलिए। विकर्ण क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए विकर्ण क्या होता है, सर कोई ऐसा चतुर्भुज है इसके दो कोनों को मिला देते हैं तो इसे विकर्ण कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं। तो बस उसी से रिलेट कर लेंगे, अगर आपको विकर्ण के बारे में पता हुआ है तो आप विकर्ण आव्यूह उसी से रिलेट कर लीजिए। ऐसा आव्यूह जिसमें आव्यूह के विकर्ण के अलावा सभी तत्व शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ये क्या बोल दिए सर, एक ऐसा एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी, अच्छा याद रखिएगा, अच्छा ये लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकर्ण आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह होगा, देखिएगा, विकर्ण आव्यूह सदैव, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, कोई नहीं लिखाता, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एकदम बेसिक सहाय तक ले चलेंगे। विकर्ण आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन वर्ग आव्यूह सदैव विकर्ण आव्यूह नहीं होता, सदैव विकर्ण आव्यूह नहीं होता, विकर्ण आव्यूह नहीं होता है, होता है। ये चीज को आप कैसे समझेंगे, जैसे समझिए विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें स्तंभ के अतिरिक्त, स्तंभ वाले तत्व के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बुद्धि खुल जाएगी। देखिए एग्जाम्पल से हमको क्या समझेगा, वर्ग आव्यूह मतलब पहले तो ये बात तय है कि स्तंभ और पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तो ये ले लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। स्तंभ कितने हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, यानी कि किस प्रकार का है, जितने स्तंभ है उतनी पंक्ति है, तो ये एक वर्ग आव्यूह है। अच्छा वर्ग आव्यूह में ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसको नोट बना के लिख लीजिए भाई, पंक्ति बराबर स्तंभ। चलिए तो वर्ग आव्यूह, अब इसमें देखिए एक ही बस ऐसा जो आपको विकर्ण दिखाई दे रहा होगा, यही तत्व शून्य नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी तत्व शून्य है। तो आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछती, आपसे इसी से पूछी जाती है। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह। क्या बोला मैंने, ऐसा वर्ग आव्यूह, क्यों, क्योंकि कोई भी विकर्ण आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह होगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें उसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य होते हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य होते हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। चलिए अब फिर आगे बढ़ेंगे तो आता है अदिश आव्यूह। ये तो सर जी सदिश अदिश में हम चले गए।
सदिश और अदिश में चलेगा। इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ साथ चीज़ें आपको समझाता जा रहा हूँ, इसका नोट्स जरूर अपने बनाइएगा। बस यही चीज़ें समझ लीजिए, फिर कुछ नहीं समझना है, फिर आप अपने आप करते जाएंगे। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। अब ये अदिश आव्यूह क्या होता है सर? कुछ खास नहीं होता है अदिश आव्यूह, ना कुछ हार्ड होता है। अब ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण के तत्व समान हो, जिसके सभी तत्व समान हो, विकर्ण के सभी तत्व समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल, पहले तो विकर्ण आव्यूह बोला गया, मतलब ये वर्ग आव्यूह सिंपली सी बात होगा। तो 3 0 0 0 3 0 4 0 0 3। आप देख रहे होंगे कि इसके विकर्ण के सभी तत्व समान हैं, तो ऐसे विकर्ण आव्यूह को क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व समान हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अदिश आव्यूह बोलते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। तो इसमें भी देखेंगे आप विकर्ण के सभी तत्व समान है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। अब बस 1 2 और बचा हुआ है और खत्म। फिर तात्समिक व्याहो, ये तो और इजी है। ये सब वही है जो आप पकड़ रही हैं। अब जितना पढ़ लिए उसी में एक सब। तात्समिक व्याहो क्या होता है? ऐसा विकर्ण व्याहो जिसके विकर्ण के सभी तत्व एक हो उसे क्या बोलेंगे? तात्समिक व्याहो। बस एक हो, 1 होने चाहिए। ऐसा विकर्ण व्याहो जिसके विकर्ण के सभी तत्व एक हो, 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका तो एग्जाम्पल कितना है? बस एक ही है। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण के सभी तत्व एक होंगे तभी ये तात्समिक आव्यूह कहलाएगा। तात्समिक आव्यूह किसे बोलते हैं? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व एक हो उसे तात्समिक आव्यूह बोलते हैं। अच्छा सर, और एक लास्ट है आपका शून्य आव्यूह। ये तो नाम से ही प्रसिद्ध है। अब शून्य आव्यूह किसे बोलते हैं? इसीलिए यहां पे लिख दिया ना, ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। लो भाई, सभी तत्व शून्य कर दो, शून्य आव्यूह हो गया। इसे इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहे। इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। सॉरी यार, रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। अब क्या टाइम बची है? क्या 1 2 क्वेश्चन करवा दिए जाए एक्सरसाइज के? नहीं सर, टाइम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, कल आपके एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व होगा। ये सारी चीज़ें आप समझे रहेंगे, जो चीज़ें आज समझाई गई हैं। तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बच्चों का खेल होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। 3rd और 4th बहुत नंबर स्कोरिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इतनी इजी चैप्टर है, जो प्लस माइनस हम पढ़ते आते हैं वही है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं, नहीं समझना है, वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके नोट्स बनाइए, नोट्स पढ़िए, और फिर कल के एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो को देखिए। उसके बाद से आप भी अपना एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे कल एक्सरसाइज 3.1 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे, उस व्हाट्सएप नंबर से कोई क्यूरी हो, कोई भी समस्याएं हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।